तो कहानी की शुरुआत होती है 1979 से, जहां पर हम देखते हैं वेंकट चालावर्ती नाम के एक आदमी को जिसने की प्रीस्ट जैसी वेशभूषा बनाई हुई थी और एक वो सेरेमनी कर रहा होता है। उसने एक सर्कल बनाया हुआ था जिसके अंदर एक मरी हुई लड़की थी और सामने उसकी वाइफ बैठी हुई थी और यहाँ पर वेंकट कोई रिचुअल कर रहा होता है जो कि काफी डार्क हमको दिखने में लग रहा था। और आगे चलकर उसकी वाइफ कांपने लगती है, उसकी बॉडी अकड़ने लगती है और बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है। अब तभी वेंकट के घर के अंदर गाँव वाले घुस जाते हैं जो कि उस पर गुस्सा कर रहे थे और उसको मारने आए थे, क्योंकि उनके हिसाब से वेंकट काला जादू करता था, जिसके चलते उसने पिछले काफी दिनों में गांव के ढेर सारे बच्चों को खत्म कर दिया है। अब सभी गांव वाले उसे और उसकी वाइफ को बाहर लेकर आते हैं, लेकिन शॉकिंगली वेंकट अभी भी इनकैंटेशंस को रीड कर रहा होता है और गांव के प्रीस्ट गांव की भलाई और यहाँ पर काली शक्तियों को खत्म करने उसे और उसकी वाइफ को जिंदा ही जला देने का आदेश देते हैं। और इसके तुरंत ही बाद उन दोनों को आग लगा दी जाती है और उनका बेटा भैरव ये सब देख रहा होता है। अब मरते हुए वेंकट की वाइफ इस गांव को कर्ज दे देती है कि आज से 12 साल बाद ये गांव एक शमशान बन जाएगा, मींस यहाँ के सभी लोग खत्म हो जाएंगे। अब अगले दिन भैरव के ऊपर बहस छिड़ती है कि वो भी एक ईविल ब्लड है और आगे चलकर वो गांव का बुरा करेगा तो उसको भी मार देना चाहिए। लेकिन गांव के सरपंच हरीश चंद्र प्रसाद सबको समझाते हैं और भैरव को दूसरे किसी गांव के अंदर एक ऑर्फनेज में एडमिट करवा देते हैं, जहां पर हम दिन रात उसे बदले की आग में जलते हुए और हर वक्त कुछ इनकैंटेशंस को रीड करते हुए देख पाते हैं। अब कहानी 1991 में आती है और हम देखते हैं गांव के एक आदमी सिद्धा को, जो कि अपने खेत में कुछ काम करने गया था। तभी उसके पास कुछ पजेस्ड क्रोज आ जाते हैं, मींस ऐसे कौवे जिनके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया था, और वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसके बाद वो बेसुध सी हालत में वुड्स में कहीं चला जाता है। अब हम देखते हैं सूर्या को, जो कि अपनी मदर और फ्रेंड के साथ गाँव में आता है और उसकी मदर का ये गाँव जन्म स्थान है जहाँ से वो सालों पहले यहाँ से चली गई थी और लगभग 15 साल के बाद वापस आ रही हैं। रास्ते में उनकी जीप पर एक क्रो टकरा कर मारा जाता है, जिसको वो एक अनहोनी मानती है, लेकिन सूर्या ये सब नहीं मानता था, तो वो उस क्रो को फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अब वो लोग सूर्या की मदर की बहन की बेटी पार्वती के घर पर जाती है, जो कि अपने हस्बैंड और एक छोटे से बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती है। और वो सब यहाँ पर नोटिस करते हैं कि पार्वती के कान में कुछ दिक्कत है, जिसका ध्यान रखने के लिए सूर्या उसको कहता है। खैर, अब गाँव के अंदर सावन के एकादशी का मेला लगने वाला था, जिसकी तैयारी शुरू होती है और पंडित जी सबको राज पुस्तक, जो कि सालों पहले मंदिर की स्थापना से गाँव के आदेश की पुस्तक है, जिसके अंदर हर चीज का समाधान लिखा हुआ है, उसको पढ़कर मेले के लिए चीजें बता देते हैं। अब गांव के लोग सिद्धा के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो पिछले एक हफ्ते से गायब था। अब रात को सूर्या अपने फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, तभी उसकी नजर एक चोर पर पड़ती है जो कि मुर्गियां चुरा रही थी और वो उसको पकड़ता है, तो वो चोर एक लड़की होती है और वो अपनी मस्ती के लिए मुर्गियां चुरा रही थी, जिसको वो छोड़ देता है। और ये सिद्धा वही इंसान है जिसको हमने शुरुआत में देखा था, जिसके ऊपर क्रोज ने हमला किया था और वो जंगल में भटक गया था, यानी कि वो पिछले एक हफ्ते से मिसिंग था। खैर, अब अगले दिन वो अपनी मदर के साथ सरपंच हरीश चंद्र प्रसाद के घर खाने पर जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात उसी चोरनी से होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सरपंच की ही बेटी नंदनी है, जिसके साथ वो थोड़ा बहुत मजाक करने लगता है। यहाँ पर वो सरपंच के सर्वेंट की बेटी सुधा से भी मिलता है और उससे थोड़ी बहुत बात करता है। कुछ ही देर के बाद में वहां पर गाँव के डॉक्टर आते हैं, जो कि नंदनी को इंजेक्शन लगाते हैं, एज उसको दौरे पड़ने की बीमारी है, जिसके अंदर उसकी बॉडी अकड़ने लगती है, कांपने लगती है, और अगर उसे टाइम टू टाइम इंजेक्शन ना दिया जाए तो उसकी जान पर खतरा आ सकता है। अब अगले दिन सूर्या देखता है कि नंदनी चोरी छुपे सुधा को उसके दूसरे गांव के प्रेमी से मिलने में मदद कर रही है और उनसे बात करके वो उन्हें थोड़ा बहुत चिढ़ाता है। सुधा का प्रेमी कुमार उससे बहुत प्यार करता था और गांव में आने पर उस पर शक होता तो सूर्या कह देता है कि वो उसे गांव में अपना रिलेटिव बताकर आने देगा और ऐसे वो भी उन दोनों की हेल्प करता रहेगा। बस उनके साथ नंदनी भी उससे मिलने आए, एज वो उसको पसंद करने लगा था। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहता है और एक दिन सुधा कुमार को बताती है कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई है, जिसको सुनकर वो बहुत दुखी होता है और उसको मनाने की कोशिश करता है, जिसके अंदर नंदनी और सूर्या भी उसकी मदद करते हैं और सुधा उससे ही अपने सच्चे प्यार का इजहार करके उससे ही शादी करने की बात करती है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और मेला लग चुका था और अब सूर्या को अपनी मदर के साथ वापस शहर जाना था और जाने से पहले उसकी मदर अपना घर पार्वती के नाम कर देती है ताकि वो अच्छे से रह पाए और इस छोटे घर को छोड़ दे। वहीं सूर्या अभी नंदनी से अपने प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में हिचकिचा रही थी और कहती है कि वो अपनी मदर की यादों के साथ जी रही है, उनसे दूर नहीं होना चाहती। जिस पर वो कहता है कि वो उससे शादी कर ले तो वो उसकी माँ से उसको मिलवा देगा और जब तक वो गाँव से बाहर नहीं जाता उसे नंदनी के जवाब का इंतजार रहेगा। कुछ समय
और बीत जाता है और मेला खुल जाता है, जहाँ पर हम सिद्धा को देखते हैं जो कि इतने दिनों से जंगल में भटक रहा था, जिसकी हालत काफी खराब हो गई थी और उसकी बॉडी पर बहुत सारे छाले भी आ चुके थे। वो गाँव में आता है और मंदिर के अंदर जाता है, जहाँ पर वो खून की उल्टियां करके अपने प्राण छोड़ देता है। अब ये बात सबको पता चलती है तो बहुत ज्यादा सभी परेशान हो जाते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर ये सब पहली बार हुआ था और ये सारी चीजें गलत थी, जिसके बारे में वो राज आदेश पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं और बताते हैं कि गांव के ऊपर संकट आने वाला है, क्योंकि देवी माँ इन दोनों के बीच अपने घर यानी कि अपने दैवीय माता पिता के पास जाने वाली थी, लेकिन वो अभी भी मंदिर में ही है जहाँ पर मौत हो चुकी है, जो कि उनका अपमान है। और अब गाँव के ऊपर एक कर्ज आएगा जिससे बचने उन्हें देवी मंदिर को 8 दिन के लिए बंद करना होगा। गाँव को 8 दिशाओं से बंद करना होगा, जहाँ से ना तो कोई अंदर आ पाएगा ना ही बाहर जा पाएगा। और गाँव के सभी लोगों को अपने घर के अंदर के सभी छोटे से बड़े मंदिर को, चाहे कुछ भी भगवान की चीज है, उसके अंदर रख के उसको ताले से बंद करना होगा। और इन 8 दिनों में उन्हें इविल शक्तियां परेशान कर सकती हैं, जिससे उन्हें खुद निपटना होगा। और अगर ये क्रिया फेल हुई तो पूरा गांव कर्ज से खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरा गांव तबाह होने की कगार पे था। अब इस गांव के लोग बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन एक आदमी अबाई राजू, जिसकी बेटी की शादी तय थी, वो जाने लगता है, जिसको सभी लोग रोकते हैं और कड़वे मन से उसे रुकना भी पड़ता है। सूर्या, उसकी मदर और फ्रेंड इस गांव से जा सकते थे। सूर्या यहाँ का नहीं था और उसकी मदर सालों पहले गांव छोड़ चुकी थी, तो वो लोग गांव से चले जाते हैं। और सूर्या अंतिम वक्त तक नंदिनी के जवाब के बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन वो नहीं आती क्योंकि उसे टेंशन की वजह से दौरा पड़ने लगता है और उसके सारे इंजेक्शन भी टूट जाते हैं। अब डॉक्टर उस इंजेक्शन को दूसरे शहर से मंगवाता है, लेकिन उनके असिस्टेंट का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है, जिसको सूर्या और उसकी फैमिली मिल जाती है, जिनसे वो रिक्वेस्ट करता है कि नंदिनी को बचाने के लिए वो इंजेक्शन वो गाँव के अंदर ले जाएं। और सूर्या बिना देर गवाए अपने प्यार को बचाने के लिए गांव के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर बॉर्डर मंत्रों से और रिचुअल से सील की जा रही थी। और उसके अंदर आते ही गांव अब 8 दिन और रात के लिए सील हो चुका था। मीन्स खुद सूर्या भी अब बाहर नहीं जा सकता। अब गांव सील हो गया था, लेकिन उसी रात सुधा, जिसका प्लान अपने प्रेमी कुमार के साथ भागने का था, वो चोरी छुपे गांव से बाहर चली जाती है और रेलवे स्टेशन पर कुमार से मिलती है। वो थोड़ी डरी हुई थी और कुमार उसको समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ट्रैक पर खड़ा हो गया था, जिससे उसे एक ट्रेन उड़ाकर चली जाती है। जी हाँ, और ये देखकर सुधा वहीं बेहोश हो जाती है। अब ये देखकर सुधा थोड़ी सी बेहोश होने लगती है, लेकिन खुद को संभाल कर वो गाँव वापस आती है और उसके गाँव के अंदर एंटर करते ही ये सील टूट जाती है और वो खुद किसी ट्रांस जैसी स्टेट में थी। और तभी वो एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर अपना मुंह डालकर खुद को खत्म कर लेती है, यानी कि जो श्राप था वो शुरू हो चुका था। अगले दिन नंदिनी सूर्या से मिलने आती है और वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, एज वो उसको बहुत ही ज्यादा चाहता है। और वो अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी माँ की आखिरी याद यानी कि उनका लॉकेट एज अ गिफ्ट सूर्या को दे देती है। अब रात को पार्वती को जंगल के पास से कुछ आवाजें आती हैं और वो वहां पर जाकर देखती है तो उसे गाँव का ही एक आदमी सूर्य दिखाई देता है, जो कि ट्रांस स्टेट में खड़ा हुआ था और खुद को खत्म कर लेता है। पार्वती ये देखकर खुद ट्रांस जैसी स्टेट में चली जाती है और अगले दिन वो खुद की भी जान ले लेती है और सबको लगता है कि उसके कान में रहने वाले दर्द से उसने ऐसा किया होगा, लेकिन बात कुछ और ही थी। और अंतिम संस्कार के वक्त सूर्या भी नोटिस कर लेता है कि जिस कान में पार्वती ने नील डाला था वो उसका सही वाला कान था, ना कि डिस्टर्ब वाला कान, यानी कि उसने खुद के ही कान में कील डाल के खुद को खत्म कर लिया था। लोग सोच रहे थे कि जिस कान में दिक्कत थी उसके चलते उसने ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपने सही कान के अंदर ऐसा किया, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। अब गाँव में ये बातें चलने लगती हैं कि लोग ऐसे कैसे मर रहे हैं, जिस पर पंडित जी कहते हैं कि शायद किसी ने नियम तोड़कर सील पार की है। और सरपंच अपने लोगों से सभी घर को चेक करने का बोलते हैं, जहां पर सुधा के माता पिता डर के झूठ बोल देते हैं कि वो घर पर ही है। अब यहाँ पर ये बहस भी चल रही थी कि शमशान गांव से बाहर है तो बॉडीज को जलाया कहां पर जाएगा, जिस पर पंडित जी ये कहते हैं कि उन्हें गाँव के बॉर्डर पर बने हुए घर को ही शमशान बना लेना चाहिए। और ये घर कोई और नहीं बल्कि वेंकट का ही घर है, जहाँ से मरते हुए उसकी बीवी ने कर्ज दिया था कि 12 साल के बाद गाँव के लोग खत्म होंगे। तो क्या ये उसकी वजह से हो रहा था? तो नहीं, बात इससे कई ज्यादा बड़ी और भयानक है, जिसके असली पत्ते थोड़ी देर में खुलेंगे। गांव के बाहर अब एक अघोरी के पास में एक कौवा मरकर गिरता है, जिसको छूकर उसे गांव के कर्ज के बारे में पता चलता है। और वो गांव वालों के पास आकर कहता है कि उनके गांव के अंदर तंत्र मंत्र हुए हैं और अगर उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया तो सब मारे जाएंगे और चीजें ठीक करने में वो उनकी मदद कर सकता है। और वो अपनी शक्ति से ये भी जान गया था कि यहाँ पर 4 लोग मारे गए हैं, लेकिन गाँव वाले उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि 2 ही लोग
मरे हैं। वो मदद करने अंदर आने लगता है, लेकिन पंडित जी उसे अंदर नहीं आने देते और अब वो सब कुछ महादेव के भरोसे छोड़कर वहां से चला जाता है। अब सूर्या डॉक्टर से बात करता है और कहता है कि पार्वती के दूसरे कान में दिक्कत थी और उसने पहले कान के अंदर नेल क्यों डाली होगी और उसके पीछे कोई बड़ी चीज है, और अघोरी की बात बिल्कुल सही थी। खैर वो दोनों सूर्य के घर जाते हैं उसकी मौत के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और वो भी अपने काम के लिए बिल्कुल सही सलामत निकला था। और आगे चलकर उन्हें वुड्स के अंदर उसकी साइकिल मिलती है, जिससे थोड़ी ही आगे उन्हें सुधा की बॉडी मिल जाती है। अब सूर्या इसके बारे में सोचने लगता है और उसको सुधा के बैग से ट्रेन टिकट मिले थे। जहाँ पर वो कॉल करता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक कपल तो आया था, जिसके अंदर लड़का तो ट्रेन के ट्रैक के ऊपर आकर मारा गया, और वो अपनी फ्रेंड को भेजकर कंफर्म करता है कि वो मरने वाला लड़का कुमारी था। यानी कि एक हंसता खेलता कपल खत्म हो गया। अब वो बहुत परेशान था और सीधा पंडित जी के पास में जाता है, जो कि खुद बहुत दिक्कत में थे क्योंकि उनकी गायों ने दूध देना बंद कर दिया था और उसकी जगह वो खून देने लगी थी। वो उनको बताता है कि गांव के बारे में जो बात उस अघोरी ने कही थी वो बिल्कुल सच है और यहाँ पर कर्ज चल रहा है क्योंकि सुधा के सामने कुमार खत्म हुआ। फिर सुधा ने खुद का मुंह मधुमक्खी के छत्ते के अंदर डालकर खुद को खत्म किया और उसको सूर्य ने देख लिया था, लेकिन वो तब तक खत्म हो चुकी थी। और फिर सूर्य ने खुद को खत्म कर लिया, जिसको मरते वक्त पार्वती ने देखा था, और अब खतरा उस पर है जिसने पार्वती को आखिरी टाइम देखा होगा, और उसको किसी और ने नहीं बल्कि नंदिनी ने ही देखा था। और सूर्य उसको बचाने भागने लगता है। वो उसके घर जाता है, जिसको एक आदमी बताता है कि नंदिनी उस घर की ओर जा रही है और वहां पर जाकर वो वेल में जंप कर देती है, लेकिन सूर्य मौका रहते उसको बाहर निकालकर बचा लेता है। अब तक सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और नंदिनी बेहोश थी, जिसको देखकर पंडित जी कहते हैं कि ये कर्ज हवा तक में फैल जाएगा और पूरा गांव ही शमशान बनने वाला है। और जब सुधा ने अष्ट चक्र बंधन तोड़ा तो उस घर की काली शक्तियां जाग गई, यानी कि वेंकट के घर की, और उसने अपने कर्ज को शुरू कर दिया जो कि मरते वक्त वेंकट की वाइफ ने दिया था। पंडित जी इससे बचने के लिए राज आदेश पुस्तक मंगवाते हैं और वहीं सूर्या डॉक्टर से पूछता है कि आखिर 12 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, और वो बताते हैं कि 12 साल पहले यहाँ पर बच्चे बीमारी से मिस्टीरियस तरीके से मरने लगे थे और कुछ वक्त बाद शहर से वेंकट यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहने आया था, जिसके ऊपर संकट नहीं आया तो लोगों को उस पर ही शक हुआ था। और एक दिन सिद्धा ने उसे एक मरी हुई बच्ची को घर ले जाते हुए देखा और गांव वालों को बताया, जहां पर वो काला जादू करते हुए पाया गया था और उसको उसकी बीवी के साथ जिंदा ही जला दिया गया। बाद में उस घर से रोने की चिल्लाने की आवाजें आने लगी, साए दिखने लगे और गांव की खातिर उस घर को सील कर दिया गया था, जहां पर कोई कभी गया ही नहीं। सूर्या ये सब सुनकर कहता है कि उन्हें सारे सवालों के जवाब उसी घर से मिलेंगे क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। अब वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं और वहां पर उन्हें एक बुक प्रिंट मिलता है। मीन्स पहले यहाँ पर कोई बुक थी जो कि अब गायब है। उन्हें एक छिपी हुई किताब भी मिलती है जिसके अंदर अथर्व वेद से कुछ क्रिया थी, जिसके अंदर मरे हुए को जिंदा करने के बारे में बताया गया था क्योंकि डेथ के 6 घंटों तक ऑर्गन्स के अंदर जान होती है। और यहाँ उसे नजर तंत्र के बारे में पता चलता है जिसके अंदर लोग मरते हुए को देखने के बाद खुद की जान देने लगते हैं। इधर गाँव के पंडित जी राज पुस्तक में देखकर बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के वक्त बुरी शक्तियां कमजोर होती हैं और उनको कर्स्ड पर्सन यानी कि नंदिनी को एक लकड़ी के संदूक में डालना होगा। उसके पास सभी लोग ब्लड ऑफर करेंगे और फिर उसे जला दिया जाएगा और यही एक तरीका है उनको बचाने का, नहीं तो ये कर्ज पूरे गांव को ही खत्म कर देगा। अब वो एक संदूक मंगा लेते हैं और हरीशचंद उनको रोकता है और मिन्नतें करता है, लेकिन कोई उनकी बातें नहीं मानता क्योंकि गांव के लोगों की जान का सवाल था और 12 साल पहले भी तो उन्होंने यही किया था। अब सूर्य वहां पर आता है और नंदिनी की जान बचाने के लिए सबसे कहता है कि उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए और वो गाँव के बाहर जाएगा और सब कुछ ठीक करने का तरीका लेकर ही लौटेगा, जिस पर पंडित जी भी मान जाते हैं क्योंकि अष्ट चक्र बंधन वैसे ही टूट चुका था, लेकिन उसे ग्रहण से पहले वापस आना होगा क्योंकि ग्रहण के वक्त उन्हें राज पुस्तक की क्रिया करनी है, तो उसके पास वक्त बहुत कम है। अब वो गांव से बाहर जाने लगता है तो दूसरे गांव के लोग उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर वो दूसरे गांव के रास्ते से निकलेगा तो कर्ज उन पर भी आ जाएगा, लेकिन वो जैसे तैसे करके गांव से निकल ही आता है। अब वो उसी ऑर्फनेज में जाता है जहां पर भैरव को एडमिट किया गया था और यहाँ पर उसे उसके बारे में पता चलता है कि जब से वो यहाँ पर आया था वो ना तो किसी से दोस्ती करता ना बात करता, वो दिन रात बस चैंटिंग करता रहता और रात भर यहाँ वहाँ वुड्स के अंदर क्रिया करता रहता और वो इतना पावरफुल हो गया था कि लोगों को देखकर ही उन्हें वश में करके तुरंत हर्ट कर देता था। इनफैक्ट एक रात तो वो न्यूड हालत में क्रिया करने गया और वापस आने पर उसको ओनर ने पकड़ लिया था, जिसको उसने अपनी आंखों से ही पैरालाइज्ड कर दिया और वो हमेशा के लिए भाग गया। खैर अब सूर्य जंगल में भैरव को ढूंढने के लिए जाता है जहाँ पर उसको ढेर सारे अघोरी मिलते हैं जो कि उसको गलत समझ लेते हैं और उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पास कोई पावर थी जिससे वो बच जाता है और अघोरी परेशान होकर उसको खत्म करने का ठान लेते हैं। लेकिन तभी वो अघोरी वहां पर आता है जो गांव में आया था और वो सबको समझाता है कि सूर्य मदद लेने के लिए आया है। खैर सूर्य उसको गांव के नजर तंत्र के बारे में बताता है जिस पर वो कहते हैं कि ये तंत्र तो सदियों पहले होता था और ये चीज तो आत्मा की शुद्धि के लिए करी जाती थी जो कि बहुत ही कठिन है और इसको हर्ट साइकोलॉजी भी कहते हैं और अगर
अगर ये कोई कर रहा है तो वो गांव को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। अब वो लोग एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर तंत्र किए जाते थे और अघोरी सेंस कर लेते हैं कि यहीं पर भैरव ने वो क्रिया करी थी। और यहाँ पर रखे कुछ डॉक्यूमेंट से सूर्य को ये पता चल जाता है कि भैरव कोई और नहीं बल्कि कुमार ही है और उसने सेल्फ सेक्रीफाइस दिया था अपने मकसद को शुरू करने के लिए। और उन लोगों को यहाँ पर असली राज पुस्तक भी मिल जाती है जिसको नकली वाली से बदल दिया गया था। मीन्स जो अभी तक गांव के अंदर मंदिर के अंदर किताब थी, गर्भगृह के अंदर थी और रिचुअल में इस्तेमाल हुई थी, वो भैरव के प्लान के अकॉर्डिंग गांव को खत्म करने के लिए हो रहा था, यानी कि कुमार के कहने पर। और वो गांव को बचाने के लिए नहीं था और भगवान उन्हें बचा सकते थे, तो मंदिर पहले ही बंद करके भगवान को ही रोक दिया गया। अब अघोरी ये बताते हैं कि जो आत्मा होती है ना वो खुद से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, तो सबसे पहले कुमार ने खुद को खत्म किया। एक आत्मा बनकर उसने सुधा को अपने वश में किया और ये पूरा का पूरा एक क्रिया के हिसाब से था। और फिर भैरव की आत्मा सुधा के शरीर के सहारे गांव के अंदर बने हुए अष्ट चक्र बंधन को तोड़ देती है। लेकिन ये अकेली आत्मा नहीं थी, उसका साथ कोई और देकर उसको कमांड कर रहा है और देर होने से पहले उन्हें उस पर्सन को खुद को खत्म करने से पहले खत्म करना होगा और ऐसे ही ये कर्ज टूट पाएगा। इधर ग्रहण शुरू होने लगता है और सभी लोग नंदिनी को लेकर संदूक में डालकर उस घर के पास लेकर आते हैं। ब्लड ऑफरिंग को शुरू करते हैं ताकि कर्ज को खत्म कर पाए। लेकिन राज पुस्तक में जो लिखा था वो असल में भैरव और उसके साथी का प्लान था। मीन्स गांव वाले अभी जो कर रहे हैं वो गलत है और पूरा गांव मारा जाएगा, जिसके अंदर पहली बलि मासूम नंदिनी की होगी जो कि सूर्य का प्यार है। अब सूर्य अघोरी के साथ वापस गांव आने लगता है और अघोरी कहते हैं कि सूर्य के पास भी कोई शक्ति है क्योंकि उसे कुछ नहीं हुआ और अघोरी उसके तेज से पीछे हो जाता है और तभी उनका एक्सीडेंट होता है। अब दोनों खुद को संभाल कर आगे बढ़ते हैं और उन्हें दूसरे गांव के लोग घेर लेते हैं और सूर्य अघोरी जी को गांव भेज देते हैं मंदिर खोलने के लिए। सूर्य गांव वालों से लड़ता है और उनको समझाने की कोशिश करता है कि ये सब वो उसको बचाने के लिए ही कर रहा है। अब अघोरी मंदिर खोल देते हैं और सूर्य भी उस घर तक आ जाता है, यानी कि वेंकट के घर में। वो देखता है कि सभी लोग तंत्र के वश में आ गए हैं और अघोरी उससे कहते हैं कि जिस चक्र में नंदिनी है वो अग्नि चक्र है और वो खुद भैरव की आत्मा को भटकाने का काम करते हैं। तब तक वो जाकर पता लगाए कि गांव के अंदर वो कौन है जिसने भैरव का साथ दिया था। अब यहाँ पर सरपंच हरीश चंद्र प्रसाद नहीं थे, तो सूर्य उनके घर जाता है और वो तो नहीं मिलते, लेकिन उन्हें तहखाने के अंदर उसे सालों पहले से हो रहे तंत्र के निशान मिलते हैं और अब सरपंच भी उसको मिल जाते हैं जिनसे वो सच पूछता है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो उस दिन वेंकट की फैमिली के अंदर दो लोग, वो खुद और उसकी वाइफ मारे गए थे। बेटा ऑर्फनेज पहुंच गया था, लेकिन फैमिली सिर्फ 3 लोगों की नहीं थी बल्कि परिवार के अंदर 4 लोग थे और चौथी थी उनकी बेटी जो कि कोई और नहीं बल्कि नंदिनी है। जी हाँ, उस घर के अंदर से रोने चिल्लाने की आवाज उसी की आया करती थी और शैडो में वही दिखा करती थी। और शुद्धि के बाद हरीश चंद्र वहां पर गए थे तो उन्हें वो बच्ची मिली जिसको अगर वो गाँव वालों को सौंप देते तो वो उसको मार डालते, इसलिए उन्होंने उसको पाला और अपनी बेटी की तरह पेश किया। और भैरव का साथ वही दे रही थी जो कि खुद भी तंत्र करती थी। जी हाँ, मतलब ट्विस्ट देख रहे हो कितने बढ़िया हैं। और इधर नंदिनी और उसके अंदर का भैरव अघोरी से लड़कर उसे घायल कर देते हैं और अब वो अपनी तंत्र क्रिया करके उस पेड़ पर आग लगाते हैं जहाँ पर उनके पेरेंट्स मारे गए थे, यानी कि दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले रहे थे, जिसके लिए कुमार ने तो खुद को खत्म कर लिया और सभी गाँव वालों को उस आग में जाने का कमांड वो दे देते हैं क्योंकि पूरे गाँव वाले तंत्र के वश में थे। अब तक सूर्य भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि ये गलत है, जिस पर नंदिनी बोलती है कि गांव वालों ने उसके पेरेंट्स के साथ भी गलत ही किया था, पूछा भी नहीं कि आखिर वो करना क्या चाहते थे और उनको मार दिया। अब वो असली सच बताते हैं। वो बोलते हैं कि उनकी मदर शुरुआत से ही पैरालाइज स्टेट में रहा करती थी और उसको ठीक करने के लिए उसके पिताजी वेंकट ने हर एक चीज आजमा ली थी, लेकिन साइंस उनको ठीक नहीं कर पाया। उन्होंने अथर्व वेद से सिद्धियों को पाया और उसकी पावर से एक लॉकेट में डालकर अपनी वाइफ को पहना दिया और यही लॉकेट अभी सूर्य के पास में है, तभी उसको कुछ नहीं हो रहा था और उसके पास इविल नहीं आ पा रहा था। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, वेंकट असल में बुरा इंसान नहीं था बल्कि वो बच्चों को मरता देख दुखी था और उसने फैसला किया कि वो दोबारा जिंदा करने वाली क्रिया से बच्चों को जिंदा करेगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पहले ही अटेम्प्ट में पकड़ लिया और गलत समझ लिया और फिर जान से मार दिया। सूर्य नंदिनी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और उस पर अटैक करती है, लेकिन उसका लॉकेट उसको बचा लेता है और वो बार बार उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ भूल कर गाँव वालों को माफ कर दे क्योंकि उन्होंने भी नादानी में ही गलती करी थी, लेकिन वो और भैरव उस पर बार बार अटैक करते हैं और गांव वाले भी आग में गिरने लगते हैं। अब नंदिनी पिघलने लगती है और वो चक्र से बाहर आ जाती है और सूर्य से कहती है कि उसके प्यार से वो धीरे धीरे सबको माफ कर देगी, लेकिन सूर्य टूटे दिल और भरे मन से उसको स्टैब करके खत्म कर देता है क्योंकि जब तक नंदिनी और भैरव की आत्मा जिंदा है वो यहाँ पर गाँव का कर्ज खत्म नहीं हो सकता। और उसके मरते ही भैरव की आत्मा भी चली जाती है और गाँव वाले होश में आ जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में नंदिनी का अंतिम संस्कार हो रहा था और मेरे हिसाब से ये प्यार का बलिदान बहुत ही गलत हुआ, जहाँ पर सूर्य सबसे कहता
कहता है कि उनके द्वारा की गई गलती शिक्षा की कमी से हो रही है, तो जिस घर को उन्होंने हॉन्टेड बनाया था वहां पर उन्हें एक स्कूल बनाना चाहिए। और हम सूर्या की आंखें देखते हैं जो कि ब्लू ग्लो कर रही थी, जिसका मतलब ये है कि जो लॉकेट उसके पास में था उसकी सिद्धियां उसके अंदर हैं और हो सकता है कि ये अच्छी शक्ति होगी जिससे कि वो गांव वालों को प्रोटेक्ट कर पाएगा, वो भी नंदिनी के लिए। या फिर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा या फिर भैरव और नंदिनी का मिक्सचर आ चुका है, जिसकी वजह से अब वो गांव वालों को भी खत्म कर सकता है और वो भी शायद से वो नंदिनी के लिए ही करेगा। और बूम, इसी के साथ में विरूपाक्षा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसकी एंडिंग भी यहाँ पर सही नहीं है, I mean, बिल्कुल भी हैप्पी एंडिंग नहीं है। आप देखो तो यहाँ पर पूरा का पूरा लॉस हुआ है, गांव वाले भी मारे गए हैं और कहीं ना कहीं सरपंच भी जानते थे कि उसके पेरेंट्स के साथ में गलत हुआ था, यानी कि नंदिनी के पेरेंट्स के साथ में। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है। इनफैक्ट हॉलीवुड की काफी सारी मूवीज से काफी अच्छी है। कॉन्सेप्ट भी काफी बढ़िया है, डिफरेंट है।